नमस्कार। आज हम पंजाब, पंजाबियत, सिख और सिक्खी ये जो शब्द हैं, इन्हीं के माध्यम से सभ्यता, संस्कृति, भाषा मतलब भारत विमर्श करने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से हम भारत को कैसे समझ सकते हैं। भारत को समझने का मतलब है स्वयं को समझना, क्योंकि एक भारतीय की पहचान बिना भारत को समझे नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ जैसे देखिए बिहार, बिहारी, उड़ीसा, उड़िया, बंगाल, बंगाली, असम, असमी, ऐसे ही जितने राज्य हैं और उनसे जुड़े जो लोग हैं और जो भाषा है उसके अपने संबोधन और नाम हैं। यह नाम कब पड़े होंगे, किसने रखा, इसकी शायद उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकती है, पर जनश्रुति में, जनता में यह बोध स्थायी रूप से है। यह बात सच है। आप जैसे ही इनके नाम से संबोधित करते हैं तो जो लोग रहते हैं इनसे जुड़े, उसमें वो आत्मबोध आ ही जाता है कि हाँ, मैं ये हूँ। अब इस बोध में स्वाभिमान, सम्मान का बोध है या निम्नतर होने का बोध है, मतलब हीन भावना भी कभी कभी इन शब्दों में आ जाती है। जैसे कुछ संबोधन आपको हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं और उन शब्दों से आपका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कुछ दशक पहले जब भारत और भारतीयता का संबोधन होता था तो सांप, सपेरे, गरीब, फटेहाल, अधनंगी जनता का ही जिक्र आता था। तो जो उस वक्त की वर्ल्ड मीडिया थी वह भारतीयों को ऐसे ही दिखाती थी। पर समय बदलता है और हम भी बदले। अब भारत का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पावर, मतलब योग, आयुर्वेद, ध्यान, स्पिरिचुअल टीचिंग और बहुत सारी चीज़ें। मतलब हम हर क्षेत्र में निरंतर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और एक मानव संसाधन के रूप में हम खुद को परिवर्तित कर रहे हैं और इसमें संघर्ष करना पड़ता है और हम कर रहे हैं। अब हमारी अपनी समस्याएं भी हैं जिसमें जाति, धर्म से जुड़ी चीज़ें भी हैं और क्षेत्रीयता का बोध भी है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मतलब कोई भी आदमी राजनीतिक दल बना सकता है और अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी व्यक्त कर सकता है, जो ये आज़ादी के बाद से ही लगातार चल रहा है। तो लोकतंत्र में आपको चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा मत लाना है। मतलब आपका मत, अगर वोट अगर एक ही ज़्यादा होगा तो आप विजेता घोषित हो जाएंगे। और ऐसे में प्रेशर ग्रुप जो मतदाता के रूप में है और उनके नेता भी हैं, तो उनका रोल भी आसान नहीं रहता, खतरनाक और भयानक स्तर पर जाता है, जिसमें लोगों को अपने पक्ष में पोलराइज करने के लिए डर की जो राजनीति होती है, हालांकि यह पूरे दुनिया में होती है, पर हमारे यहाँ जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय और जातियों में भी उपजातियाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो उनके समूह और उनके नेता पैदा हो जाते हैं जो अपने आप को अलग अलग नामों से संबोधित करते रहते हैं और जैसी जब ज़रूरत होती है उसका वैसे ही वो इस्तेमाल भी करते रहते हैं। और बड़े दलों को ब्लैकमेल करना, और जो छोटे छोटे राज्य होते हैं या फिर किसी भी एक क्षेत्रीय आधार पर वो एक निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं या यूँ कहें रहते हैं। ऐसे में उनकी ब्लैकमेल करने की पावर अक्सर बढ़ती रहती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं
उनकी अपनी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं, तो बहुत सारी बातें उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से क्षेत्रीय दल करते हैं। तो हमारे यहाँ पंजाब भी ऐसे ही है। पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र ना, और पंजाब मतलब सिख, पंजाब मतलब पंजाबियत, सिख मतलब सिक्खी। तो मतलब जो भी लोग होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं, अंदर से उनमें एक विचारधारा होती है जो सेल्फ आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। तो हर व्यक्ति, हर देश, हर क्षेत्र, हर समूह में यह बोध होता है। तो यह ताकत के रूप में भी होती है और कमजोरी के रूप में भी। और यह कमजोरी तब बन जाती है जब इसका इस्तेमाल कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए होने लगता है और वह समाज और राष्ट्र के खिलाफ भी जाता है। यह न केवल पंजाब में ही बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी तमाम तरह के मूवमेंट जो कभी कभी एंटी इंडिया मूवमेंट के रूप में बदल जाते हैं, उनकी शुरुआत जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान को लेकर ही होती है। और वो कब राष्ट्र के विरोध में खड़े हो जाते हैं शायद उन्हें भी पता नहीं चलता, या फिर उन संगठनों से जो आम लोग भावुक होकर जुड़ते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। क्योंकि ऊपर बैठा खिलाड़ी एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा लेकर चलता है कि कब कैसे धीरे 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 लोगों को ब्रेन वॉश करना है और इतने सालों में इस तरफ लेकर चलना है। और आम लोग उस बड़े मकसद से अनजान रहते हैं और धीरे धीरे कब उस समूह और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो अराजकता फैलाने और देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो लोकतंत्र में आंदोलन, धरना प्रदर्शन ये स्वाभाविक है, लेकिन आप किसके खिलाफ ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, यह सवाल जो लोग कर रहे हैं या आपको जो नेतृत्व दे रहे हैं सबसे पहले उनसे किया जाना चाहिए कि हम सरकार का, व्यवस्था का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र है ना, हर 5 साल पे चुनाव होता है, राज्यों का चुनाव होता है और राष्ट्रीय चुनाव होता है। वहाँ पर चुनाव के माध्यम से सरकार को बदलने का एक आसान विकल्प है कि भाई जनता के हित में ये सरकार, ये लोग नहीं हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं और सरकार बदल देंगे। तो फिर समस्या क्या है? आप सड़कों को जाम करिए, हिंसक आंदोलन करिए, सामाजिक आर्थिक क्षति पहुंचाइए, ये तो समाधान नहीं हो सकता। ये कोई स्वतंत्रता संग्राम तो है नहीं कि आप देश को बंधक बना लीजिए। आप पूरे साल, पूरे वक्त अपनी बात कह सकते हैं और किसी मंच पर भी अपनी बात आप लगातार कह सकते हैं। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद इसी बहस के लिए बनी हुई है। अब जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो हम वो ब्रिटिश काल में जब देश की स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उस तरह से आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं, हमारे पास संविधान है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार को लागू करने के साधन हैं और जो व्यक्ति सत्ता में हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसे में हमें धीरज रखना होगा और चुनावी प्रक्रिया पे यकीन रखना होगा। अराजकता फैलाकर, दबाव बनाकर किसी बात को मनवाना किसी भी तरह की अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि फिर जब आप सरकार में आ जाएंगे तो दूसरा दल भी आपके खिलाफ यही सब करेगा। देखिए, अगर आप नागरिकों का भला चाहते हैं और सच में लोगों का कल्याण चाहते हैं और वंचितों के हक में सच में आप खड़े हैं तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम करिए। और यह सरकार को गाली गलौज देने भर से नहीं होगा, आपको जनता के बीच में जागरूकता के अभियान चलाने होंगे। इसके लिए सरकार होना जरूरी नहीं है, आपका कोई भी आदमी जाएगा।
अब पता चला कि वैक्सीन लग रही तो उसके खिलाफ आप माहौल बना रहे हैं, कोई कानून आया है तो उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए हैं। अरे भाई ठीक है, उसमें कुछ कमियां होंगी तो आप आश्वासन दीजिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करिए, या विपक्ष में जो दल है अगर आपको लगता है कि वो भी इस लायक नहीं है और आप इतने सक्षम हैं तो खुद राजनीतिक दल बनिए और बनाइए और सरकार के खिलाफ खड़े होइए, चुनाव लड़िए, बदल दीजिए सरकार को। या फिर आपको अपने कानून, संविधान और लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है और इसलिए आप निरंतर अराजकता के पक्ष में खड़े रहते हैं। बताइए, जब चुनाव हो रहे हैं तो फिर समस्या कौन सी है? तो फिर हम आते हैं वही पंजाब पर कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान का बॉर्डर स्टेट है। तो पंजाब की जो संस्कृति है हमारे गुरुओं की संस्कृति है। मतलब जब हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पर आक्रमण हुए तब हमारे यहाँ गुरु परंपरा ने उन्हें संभाला। मतलब हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को किसने बचाया? तो हमारे गुरुओं ने बचाया, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं। तो हमारी ऋषि परंपरा है, महर्षि परंपरा है, गुरु परंपरा है। और सनातन संस्कृति में हर सनातनी को कहीं न कहीं नामदान लेना पड़ता है, मतलब किसी को गुरु मानना पड़ता है और नामदान संस्कार होता है कि आप गुरु मंत्र लेते हैं तभी किसी भी सनातनी का जीवन पूर्ण माना जाता है ना। आप देखिए, सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं, सबसे बड़े अच्छा रक्षक कौन है? तो वह है आदि गुरु शंकराचार्य। तो वो सनातन संस्कृति सभ्यता का प्रसार, प्रचार, संरक्षण के लिए कोई हथियार नहीं उठा रहे हैं, वो शास्त्र उठा रहे हैं और ज्ञान और बुद्धि के बल पर, शास्त्रार्थ के बल पर सनातन का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए, जैसे केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मतलब सोचिए कि 7वीं 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति जो केरल में जन्म लेता है और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। तो हमारी गुरु परंपरा ऐसी ही है। तो उसके बाद निरंतर यह परंपरा चलती रही है, या उसके पहले भी यह परंपरा चली आ रही है जिसमें निरंतरता है। अच्छा बताइए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में राम को घर घर पहुँचाने का श्रेय किसे है? तो अवधी भाषा में जो राम को, लोगों के राम को उनके मानस पटल पर अंकित कर रहे हैं तो वह गोस्वामी तुलसीदास हैं। वो भी उसी संत परंपरा के ही हैं। आप नरसिंह मेहता को लीजिए गुजरात में, शंकर देव को लीजिए असम में, चैतन्य को लीजिए उड़ीसा से, और फिर गुरु रामदास को लीजिए, एकनाथ को लीजिए, मतलब वल्लभाचार्य, और रामानंद को लीजिए, जो कि रामानंद किसके गुरु हैं? कबीर के गुरु हैं, रैदास के गुरु हैं, पन्ना के गुरु हैं, और मीरा के गुरु कौन हैं? रैदास हैं। तो ये संत परंपरा है और इस संत और गुरु परंपरा में लोगों के बीच उन्हीं की भाषा में कैसे बात ले जाई जाए, इसी परंपरा में हमारे गुरु नानक देव आ रहे हैं। गुरु नानक देव उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस गुरु परंपरा, सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा में आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर चिंतन प्रक्रिया है वह किसी एक भाषा की मोहताज नहीं है। अभी जिन भी संतों का जिक्र किया गया वह लोग वहाँ की स्थानीय भाषा में धर्म की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, भक्ति के माध्यम से, जिसमें तो ज्ञान और भक्ति को लोगों की उन्हीं की भाषा में उन तक पहुँचाने के लिए हमारे संतों ने अपने अपने तरीके ईजाद किए। तो सिख मतलब गुरु के शिष्य भी उसी परंपरा में आते हैं। अब अपने अपने राजनीतिक लक्ष्यों या फिर अन्य लक्ष्यों के लिए तमाम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के परोसा जाता है, कहा जाता है। सोचिए, गुरुमुखी भाषा, मतलब जिसे पंजाबी भी कहा जाता है, गुरुओं के मुख से निकली भाषा जिसका अर्थ होता है। अब पंजाब में सोचिए कैसे
इन परंपराओं को बचाया जाए और अपने लोगों को संभाल के रखा जाए। तो इस बात को समझने के लिए तब की राजनीतिक परिस्थिति को देखना होगा। तो ये बात 15वीं 16वीं शताब्दी से शुरू हो रही, मतलब 1526 में बाबर का आक्रमण हो चुका है, सल्तनत दिल्ली सल्तनत भी स्थापित है और मुग़लों का आना शुरू हो गया है। और सोचिए जब 712 में मीर कासिम सिंध पर आक्रमण कर रहा है, एक तरह का असफल आक्रमण है। और उसके बाद 1191-92 में जाके जो इस्लामिक इन्वेडर हैं वो सफल हो रहे हैं। तो मतलब ये कम से कम 500 साल भारत की सीमाओं में वो नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये 500 साल कौन से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें भारत भूमि में आने नहीं दे रहे हैं? यह इतिहास आप में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा? हमने भी नहीं पढ़ा है। लेकिन 500 साल का इतिहास तो महत्वपूर्ण होता है ना। लेकिन हम 1206 से लेके 1526 दिल्ली सल्तनत काल, 1526 से लेके 1707 मुग़ल शासनकाल को खूब पढ़ते हैं। तो 1200 से 300 350 साल, वो भी दिल्ली के आसपास ही मूलतः जिनका शासन रह रहा है, हमारी मोटी मोटी इतिहास की किताबें हैं। और हमारे संघर्ष की गाथा हमको नहीं बताई जा रही। ये भी सच्चाई है कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। औरंगजेब शिवाजी महाराज से लड़ते लड़ते एक तरह से वहीं उसके जो है साम्राज्य का अस्त हो जा रहा है, और वह औरंगजेब के समय ही मुग़ल साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो जा रहा है। उसके पास संसाधन नहीं बच रहे हैं और यह निरंतर जो भी शासक आए हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारत में प्रतिरोध न हुआ हो ऐसा नहीं है। तो फिर उस पंजाब की स्थिति को समझिए, जब चारों तरफ से मुग़ल मतलब इस्लामिक रूलर आपको चारों तरफ से घेर चुके हैं, आपकी भाषा सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे आ गई है। और उस जब भाई आपको कोई बाहरी आएगा तो आपकी भाषा संस्कृति को नष्ट करेगा ही करेगा, तो फिर उसको कैसे बचाया जाए। और एक तरफ से सूफ़ी संत भी आ रहे हैं। जो सूफ़ी हैं वो इस्लामिक जो पीर फकीर होते हैं वो भारतीय संतों के गेटअप में हैं और सनातनियों को, जिन्हें किसी भी पूजा पद्धति से कोई एतराज़ नहीं है, कैसे उनको धर्मांतरित कर रहे हैं। तो इस धर्मांतरण के पीछे जो कारण होता है, अपनी शक्ति को कैसे बनाए रखना है, कैसे आगे की जनरेशन में सुरक्षित रखना है। तो इसलिए अपने जाति और संप्रदाय के लोगों का होना बहुत आवश्यक होता है। और इस्लाम में इस बात को बहुत अच्छे से समझा जाता है और क्रिश्चियनिटी में भी ये बात है। अगर आप इतिहास पढ़िए तो ये फैक्ट है। जबकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में सभी धर्मों को, सभी पूजा पद्धतियों को, सभी धार्मिक ग्रंथों को एक जैसा माना जाता है कि उस सर्वोच्च सत्ता तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं और हम जाते वहीं हैं। मगर ये ऐसा नहीं मानते हैं, ये भी सच है। तो हमारी जो सिख परंपरा है, उसकी जो गुरु परंपरा है, तो वहाँ की स्थानीय भाषा और स्थानीय तरीक़ों से, बल्कि वो कुरान शरीफ और जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो फ़कीर और पीर हैं, जो सूफ़ी हैं, उनके शब्दों और उनकी बातों को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए कि अपने लोगों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को हम कैसे बचाए रखें। तो वह ऐसी जगह पर है पंजाब, जो भारत का बॉर्डर स्टेट है, तब भी बॉर्डर स्टेट ही था। आज का जो पंजाब है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आज के पाकिस्तान में है और इसकी सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा सेंटर लाहौर हुआ करता था। अब तो अमृतसर फ़िलहाल बचा हुआ है और रहेगा ही। तो फिर वहाँ से हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के मूर्त रूप प्रतीक हमारे सिख गुरु हैं।
तो वह तरीका वह खोज रहे हैं कि हमको खुद को कैसे बचाना है। तो भाई एक तरफ अगर कहें कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान बन जाओ, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है और आप शासकों से हम डायरेक्ट लड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बौद्धिक तरीका है, दर्शन चिंतन के बल पर हम एक नया रास्ता निकालें और अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाएं। तो हमारी गुरु परंपरा में यही हो रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप चाहे जिसको देखेंगे। अच्छा बताइए, जैसे लोग कह देते हैं कि मंदिर मस्जिद और धर्म स्थलों में क्या रखा है, चलिए आपके बात मान लेते हैं, कुछ नहीं रखा है। तो सोचिए अयोध्या का मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है, या दूसरे स्थानों पर इस तरह के प्रतीकों पे हमले क्यों किए जा रहे हैं जब ये मायने नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप पूरी बात को नहीं समझ रहे हैं। ये मायने रखते हैं, किसी भी समाज को समाज के रूप में बनाए रखने के लिए उसके जो प्रतीक होते हैं अगर वो तोड़ दिए जाएं तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जो सनातनी प्रतीकों को तोड़ा गया कि धीरे धीरे हम भूल जाएं, पर हमारी जो ये संत परंपरा है ना, जो ये गुरु परंपरा है, उसमें ये भी है। सिख धर्म की जो परंपराएं हैं वो वही हैं। अगर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारी ऋषि परंपरा, संत परंपरा और ये जो गुरु परंपरा है वो हमारी अपनी परंपरा है और उसका सम्मान हम उतना ही करते हैं सनातनी होने के नाते जितनी अन्य सनातनी परंपराओं की करते हैं। अब सिखों को कोई ये बताए ये हैं वो हैं, वो क्या बताते हैं वो उनकी समस्या और एजेंडा है, जबकि हकीकत ये है कि वो हम ही हैं। और जब हम इस रूप में, इस स्वरूप में आते हैं, सैनिक रूप धारण करते हैं, तब हम सिख हो जाते हैं। और गुरु का वह शिष्य जो सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए खड़ा होगा वो सिख बन जाता है। तो सिख आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। और योद्धा बनने के लिए, अब जैसे मिलिट्री के लिए कुछ ड्रेस कोड होता है कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना है, पता नहीं कब हमला हो क्या हो, तो हर घर से बड़ा बेटा सिक्खी धारण करेगा और गुरु का शिष्य बनेगा और वो धर्म के रास्ते चलेगा। बाकी भी और बहुत सारी बातें हैं, आप इसी यूट्यूब और इंटरनेट पे खंगालिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और एजेंडा वाला भी मिलेगा और आपको क्या देखना है यह आपको ही तय करना है। तो सिख परंपरा इसी तरह बढ़ रही है, भाषा और संस्कृति के स्तर पर उसमें अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों को भी धर्म ग्रंथ में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा समुदाय इस्लाम से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो डर से, चाहे लालच से, चाहे अपनी चालाकी की वजह से। तो उसको भी तो अपनी तरफ लाना है तो ले आया जाएगा। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास अवधी में लिख रहे हैं, नरसिंह मेहता गुजराती में लिख रहे हैं, मतलब जो जिस क्षेत्र में है उसी परंपरा में अपनी बातें कह रहा है। शंकरदेव असमिया में साहित्य गढ़ रहे हैं। आप मतलब अगर तमिलनाडु, केरल, मतलब आप तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया किसी भी भाषा में देखेंगे तो यह संत परंपरा है और वो उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं बिना हथियार उठाए। अच्छा बताइए, निर्गुण परंपरा कैसे आ रही है? जब आपके मंदिर मस्जिद, आपके मंदिर तोड़ दिए गए, भाई मस्जिदों की उस पर निर्माण शुरू हो गया, आपके धर्म के जो बड़े प्रतीक थे उनको खंडित कर दिया गया, तो कहते कोई बात नहीं, आपने मंदिर तोड़ दिया, आपसे हम नहीं लड़ पाए, तो हम राम मंदिर को अपने अंदर बनाए रखेंगे, अयोध्या की स्मृति बनाए रखेंगे। उन्होंने कहानियाँ गढ़ी, उन्होंने मंत्र रचे, उन्होंने नई कहानियाँ गढ़ी। जो कहानियाँ गढ़ने का तात्पर्य यही है कि उन कहानियों में अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ, मतलब इनका जिक्र है, जो कहानियाँ कही जाएं लोगों को और हमारी पीढ़ियाँ, हमारे आने वाली नस्लें उनको याद रखें। नहीं तो 500 साल, 600 साल में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि 2-3 पीढ़ी के बाद उसकी स्मृति नहीं रह जाती है और भूल जाना भी स्वाभाविक है। तो कोई भी आक्रांता किसी भी समाज को पराजित करने के लिए सबसे पहले जो उसके प्रतीक होते हैं उसको नष्ट करता है, और प्रतीकों के नष्ट होते ही धीरे 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 स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं, फिर आपकी किताबें नष्ट की जाएगी। तो हमारे यहाँ श्रुति परंपरा इसीलिए है, कथा परंपरा है, कुछ उसमें कम ज़्यादा चीज़ें समय के साथ चलती रहती हैं, लेकिन परंपराओं को बनाए रखने के लिए उनका
होना बहुत आवश्यक है। या ये कहिए उन्हीं परंपराओं की वजह से आज हमारी सभ्यता संस्कृति बची हुई है। अन्य देशों के आप उदाहरण लीजिए तो जहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी गया, वहाँ की सभ्यता संस्कृति जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ इस तरह के शायद संत नहीं थे, इस तरह के ऋषि नहीं थे, इस तरह के गुरु नहीं थे जो उन परंपराओं को आगे बढ़ा पाते, इस तरह की खोज कर पाते। पर हम खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ वो परंपराएं बनाने के लिए, बचाने के लिए, रचने के लिए हमें ये गुरु परंपरा मिली। अभी वर्तमान पंजाब को देखिए, वहाँ जो सिखिज़्म के नाम पे जो हो रहा है, एक खालिस्तान मूवमेंट भी वहाँ की पैदा किया गया। जब खालिस्तान मूवमेंट में जो चंद लोग थे हथियारों के बल पे संघर्ष नहीं कर पाए, तब वो धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का। इसके लिए वो हमारे गुरुद्वारों को टारगेट किया है उन्होंने। वहाँ पे धीरे 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 लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और इंटरनेट में जो ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट है वो काफ़ी काम आसान कर देता है। तो धीरे धीरे 2 लोगों को टारगेट करिए, फिर 4 लोगों को, फिर 8 लोगों को, तो ये अच्छी संख्या हो जाती है जो कहीं भी अराजकता फैलाने के लिए पर्याप्त होती है। और इसको काउंटर करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, और ख़ास तौर पे अगर आप सिख हैं और सिख समाज के हैं तो आपकी है। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी संगठन या आतंक से प्रभावित कौन से देश हैं और कौन लोग हैं? तो वो देश, यह सच है, कहना अच्छा नहीं लगता पर सच तो यही है, वह इस्लामिक देश हैं। और इस्लामिक देश में सारे मुसलमान आतंकियों के समर्थक हो, यह तो हो ही नहीं सकता। वहाँ भी पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वो लोग हमेशा चुप रहते हैं। हमारे ही देश में लीजिए, जो कट्टर इस्लामिक संगठन रहते हैं और लोग रहते हैं, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो हमारा उदारवादी तबका चुप हो जाता है। और किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए ये उदारवादी ही जिम्मेदार होते हैं। आप जिस जात या समुदाय के हैं, अगर आपका नेतृत्व, आपके बीच के लोग कोई ऐसी बात करते हैं और आप उसका विरोध नहीं करते, उनसे सवाल नहीं करते, तो यकीन मानिए आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं और आप भी रेडिकलाइज हो रहे हैं, और धीरे धीरे आप भी आतंकी बन जाएंगे। तो अपने लोगों से सवाल करिए। मान लीजिए अगर मैं हिंदू हूँ और मैं किसी मुसलमान पे उंगली उठाता हूँ, उसने जो कहा है, तो मुझ पे तुरंत हिंदू होने का आरोप लग जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू पे कोई सवाल उठाता तो उस पर भी आरोप लगेगा। तो ठीक, हम ये नहीं करते, बल्कि आप मुसलमान हो तो आपके समाज के लोग, जो आपको आपका नेता खुद को कहता है, उससे सवाल आप पूछिए, एकदम कड़े सवाल करिए। अपनी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों से सवाल करिए, दूसरों को उपदेश मत दीजिए, उनसे कोई क्वेश्चन मत करिए, कोई विवाद नहीं आएगा। अपने जिस समुदाय में आप आते हों उनसे कड़े सवाल करिए, पूछिए ऐसा क्यों है, कितने क्यों और कैसे के जवाब वो दे पाते हैं, और देखिएगा तो नहीं दे पाएंगे। और फिर चुनाव के समय तो हमारे यहाँ एक अलग धारा ही बह निकलती है कि पता नहीं कौन कौन से संगठन जन्म ले लेते हैं, और किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके पर चुनाव जीतने के जो जतन किए जाते हैं उसमें देश और समाज को सिर्फ नुकसान पहुंचता है। और हम इतना नुकसान उठाने के बाद भी बिल्कुल भी सीखे नहीं हैं, और परिपक्वता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं आई है। फिर हम अफसोस करते हैं, दुख मनाते हैं, और मातम मनाने की हमारी आदत हो गई है। जिनसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए वहाँ भी हम सहज हो जाते हैं और समझौतावादी हो जाते हैं। हम अगर संविधान और कानून की बात करते हैं तो उसके मतलब को भी तो समझें, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर एक चुनी हुई सरकार है तो उसको हटाने का तरीका चुनाव ही है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी देखिए, अच्छा पंजाब में जो हो रहा है, देखते हैं कौन जीत कर आता है। 5 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पंजाब में हमारे यहाँ, अच्छा देखिए वहाँ जो गाने बनाए जाते हैं, किस तरह के गाने, दारू, लड़की और क्या क्या जो चलता रहता है, तो वहाँ समाज किस तरफ जा रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ भोजपुरी गाने जो गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो आप अपने नवयुवकों को, अपने समाज को क्या बनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं,
क्या हम ऐसे ही हैं? आप अपने सिनेमा को देखिए, अपने सीरियलों को देखिए, उसमें हम किस तरह के समाज हैं, हम दिन रात क्या करते रहते हैं। अगर कोई तटस्थ भाव से उनको देखे तो क्या अच्छा लगेगा कि आप ऐसे ही हैं? तो हमारे पंजाब में काफ़ी पहले तमाम बातें आई थी। नारकोटिक्स, नशाखोरी की एक बहुत बड़ा वर्ग नशा की गिरफ्त में जा चुका है। उड़ता पंजाब एक नॉर्मल शब्द हो चुका है। तो हमको पंजाब को नहीं उड़ने देना है। और नवयुवकों में जो भी जिस तरह की समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए समाज को ही आगे आना होगा। तो समाज के तौर पे हम नाकाम नहीं हो सकते हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, वो पंजाब हो या कोई और राज्य हो। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो वह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह आगे आए। और आप जातीय समूहों में बट के चीज़ों को मत देखिए, क्योंकि आज पंजाब है तो कल कोई और होगा। और जब जातीय धार्मिक आधार पर विभाजन किया जाता है तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, और वो कितनी बड़ी धीरे धीरे होती हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगता है। और फिर इसका डर होता है, वही होता है जिसका नुकसान पूरे राष्ट्र को उठाना पड़ता है। तो हमारे पंजाब, पंजाबियत, सिख और सिक्खी से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें ही आगे आना होगा। और इसके लिए किसी धरना, रैली, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपस में संवाद करने की ज़रूरत है। बच्चों से बात किया जाए, चीज़ों के मतलब बताए जाएं, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो खतरे जान ही होती है। तो अपने लोगों को खतरे से बचाना होगा। अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा है। आपने कहाँ से पढ़ा, कौन सा स्रोत है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे जानकार लोग हैं। तो जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनसे हमें बचना है। जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं उन्हें प्रमुखता से आगे लाना है और सबको जोड़ के रखना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।